हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जनरल साइंस के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इन तीनों से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और जनरल साइंस का ये जो प्रैक्टिस सेट होगा ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपको 100% हेल्प करेगा। इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। इस वीडियो में वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो क्वांटिटीज़ होती हैं फिजिक्स में ये दो प्रकार की होती हैं। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी जिसको सदिश राशि कहा जाता है। क्या? सदिश राशि कहा जाता है। और एक होता है स्केलर क्वांटिटी। क्या? स्केलर क्वांटिटी जिसको अदिश राशि कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस की भी आवश्यकता होती है। तो वो होती है वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। मैग्नीट्यूड के साथ साथ जिन्हें दिशा की भी आवश्यकता होती है एक्सप्रेस करने के लिए उन्हें कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है एक्सप्रेस करने के लिए, इन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है यानी कि परिमाण की आवश्यकता होती है। उन्हें कहा जाता है अदिश राशि या फिर स्केलर क्वांटिटी। अब फ्रेंड्स देखिए, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी से कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं और स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। तो देखिए फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट ये किसका एग्जांपल है? वेक्टर क्वांटिटी का। वेट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनको दे करके कि इनमें से कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। अब ये तो एग्जाम्पल हुए वेक्टर क्वांटिटी के यानी कि सदिश राशि के। अब स्केलर क्वांटिटी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मास डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क और पावर। ये क्या है? ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके? स्केलर क्वांटिटी की। तो याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाता है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन सी है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंतर्गत आता है? ये वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। मैंने यहाँ पे आपको करवाया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कैसी राशि है? ये सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स और इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो हैं ये क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी में आते हैं। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज जीरो चार्ज? निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में कितने क्वेश्चन हैं? 50 क्वेश्चंस मैं आपको इसमें कवर करवाने वाली हूँ। तो जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे या फिर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप कॉपी और पेन को लेकर के बैठिएगा और मेरा आंसर बताने से पहले आप कॉपी में अपना आंसर मार्क कीजिएगा और देखिएगा कि इन 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। लास्ट में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी रखा है जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे होगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, किस कण पर शून्य आवेश होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, इस पर जीरो आवेश होता है। बाकी
पॉजिट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, पॉजिट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन के ही समान होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल्स पर कैसा चार्ज होता है? तो अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? शून्य आवेश होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सियल स्केलेटन इज कंप्राइज्ड ऑफ हाउ मेनी बोन्स? एक्सियल कंकाल कितनी हड्डियों से बना होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो ह्यूमन स्केलेटन होता है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल, और एक होता है एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर। अब देखिए फ्रेंड्स, एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन्स होती हैं? इसमें होती है 80 बोन्स, और जो एपेंडिकुलर होता है, एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, इसमें होती है 126 बोन्स। अब देखिए फ्रेंड्स, एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन क्या क्या आता है? तो देखिए, स्कल इसमें आती है। स्कल में कितनी बोन्स होती हैं? तो 22 बोन्स होती हैं। ईयर, एक ईयर में कितने ओसिकल्स होते हैं? 3 ओसिकल्स होते हैं, और 2 ईयर्स होते हैं, तो इसका मतलब 6 बोन्स होती हैं दोनों ईयर में। एक होती है हमारी हायोइड बोन। हायोइड बोन। बात करें वर्टिब्रल कॉलम की, वर्टिब्रल कॉलम ये कितने होते हैं? तो ये होते हैं 26। वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं? ये होते हैं 26। बात करें रिब केज की, तो रिब केज कितने होते हैं? तो रिब केज होती हैं 24, यानी कि 12 पेयर्स आप कह सकते हैं। 12 पेयर्स होती हैं रिब केज, यानी कि 24 बोन इसमें होती हैं। और एक होता है हमारा स्टर्नम। अगर आप इन सभी को ऐड करेंगे तो ये कितना होता है? ये होता है 80। तो ये सब किस में आते हैं? एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आता है? तो इसमें आते हैं हमारे आर्म्स, लेग्स, हैंड्स और फीट, शोल्डर। तो ये सब आते हैं किस में? एपेंडिकुलर स्केलेटन में। इनमें काउंट किया जाता है इन सब की बोन्स को। तो याद रखिएगा, एक्सियल स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसमें होती हैं 80। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फिजिक्स स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ? भौतिकी में स्टेरेडियन किसकी इकाई है? तो स्टेरेडियन किसकी यूनिट है भौतिकी में या फिजिक्स में? तो सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है उसे कहा जाता है स्टेरेडियन। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम? प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम क्या है? ये होते हैं आइसोटोप्स। किसके? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को कहा जाता है प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। 1H1 क्या होता है? हमारा प्रोटियम होता है। 1H2 क्या होता है? ड्यूटीरियम होता है। और 1H3 जो है ये हमारा ट्राइटियम होता है। याद रखिएगा, क्या है ये? आइसोटोप्स हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आइसोटोप्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है? देखिए फ्रेंड्स, न्यूक्लियस में जो है हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है, तो ऑब्वियस है कि न्यूक्लियस में डीएनए होता है। लाइसोसोम्स में डीएनए नहीं होता है। बाकी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों में भी डीएनए पाया जाता है। इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। याद रखिएगा, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि इनमें अपना डीएनए पाया जाता है। बाकी न्यूक्लियस में तो होता ही है, लेकिन लाइसोसोम्स में डीएनए नहीं पाया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो होती है। बताइएगा मुझे। प्लांट की बात की जा रही है, प्लांट सेल में ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जिसमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो परफॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड? हवा की गति मापी जाती है। तो हवा की गति किसके द्वारा मापी जाती है? किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा। हवा की गति मापने वाले इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है एनीमोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर जो है ये एयर प्रेशर को मेज़र करता है। किसको? एयर प्रेशर को मेज़र करता है। हाइग्रोमीटर जो है ये ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए
इंस्ट्रूमेंट होता है। और ये क्या है, बाई मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। तो थर्मामीटर तो हम सभी जानते हैं कि टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एनीमोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ और बताया है मैंने कि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट के आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के उपचार करने में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट या फिर कोबाल्ट का समस्थानिक। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है सेल का पावर हाउस कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि जो एनर्जी जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें एटीपी कहा जाता है, एटीपी कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, इसी वजह से इसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। एटीपी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कभी कभी, तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, फॉस्फेट जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मीनिंग ऑफ एसिलरेशन इज डैश रिटार्डेशन। त्वरण का अर्थ डैश मंदता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एसिलरेशन का अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ एसिलरेशन है, ये नेगेटिव रिटार्डेशन में जाता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ऋणात्मक मंदता, यानी कि नेगेटिव रिटार्डेशन। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नेगेटिव। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मा इज ऑफन कॉल्ड द डैश स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा को अक्सर पदार्थ की कौन सी अवस्था कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं 3। कौन कौन सी, गैस, लिक्विड और सॉलिड। ये क्या है, ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। अब पदार्थ की चौथी अवस्था किसे कहा जाता है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है प्लाज्मा को। तो याद रखिएगा, प्लाज्मा इज ऑफन कॉल्ड द 4th स्टेट ऑफ मैटर। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स प्रोवाइड इमीडिएट एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है ये इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करती है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ग्लूकोज, यानी कि ये क्या होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। निम्नलिखित में से कौन संपर्क बल का उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है, तो मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स जो है ये संपर्क बल का उदाहरण है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी संपर्क बल यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। एक होता है टेंशन, टेंशन फोर्स, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। और एक होता है अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं। और इसमें मस्कुलर फोर्स भी आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इमल्सन होता क्या है। तो देखिए, जब 2 या 2 से अधिक जो लिक्विड पदार्थ होते हैं उनको मिलाया जाता है और वो उस पदार्थ में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि अमिश्रणीय होते हैं, वो एक दूसरे में नहीं मिल पाते हैं, तो उस मिश्रण को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इमल्सन। अब इनमें से इमल्सन का एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए मिल्क, मिल्क जो है ये किसका एग्जाम्पल है, इमल्सन का एग्जाम्पल है। मिल्क के अलावा जो बटर होता है, मक्खन होता है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी इमल्सन का एग्जाम्पल है। मियोनी और जो अंडे की जर्दी होती है वो भी किसका एग्जाम्पल है, इमल्सन का एग्जाम्पल है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मिल्क। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के नाम से नहीं जानी जाती है। तो ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन हो जाएगा और मीथेन। ये क्या है, ये कुछ इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें मीथेन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है और नाइट्रस ऑक्साइड दिया है।
आर्गन जो है ये कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये इनर्ट गैस है, नोबल गैस जिसे कहा जाता है, तो ये कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है आर्गन। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द एथलीट मोर एनर्जी क्विकली। निम्नलिखित में से कौन एथलीट को जल्दी अधिक ऊर्जा देता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो एथलीट को जल्दी जो है अधिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये एकदम से क्विक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और मैंने अभी एक क्वेश्चन और करवाया था, उसमें जो ऑप्शंस दिए थे वो दिया था ग्लूकोज। ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है, ये कार्बोहाइड्रेट ही होता है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। ब्लीचिंग पाउडर का सबसे सक्रिय घटक क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2 जो है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें पूछा है ब्लीचिंग पाउडर का सबसे सक्रिय घटक क्या है, तो सब सक्रिय घटक इसमें क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ये इसका सबसे सक्रिय घटक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज ट्राइप्ड देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी। यदि किसी पिंड का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको हम KE से डिनोट करते हैं। KE से, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। m क्या है, मास है, और v क्या है, वेलोसिटी है। अब देखिए जो मोमेंटम होता है इसको p से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है mv। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हमें, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, इसको हमें मोमेंटम की फॉर्म में लेके आना है, यानी कि संवेग की फॉर्म में लेके आना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, mv है, और यहाँ पर क्या है, mv² है। तो इसको p की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई m इंटू v², और ऊपर भी m से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी, क्योंकि ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करने पे इस इक्वेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, KE इज इक्वल टू, इसको आप KE1 लिख लीजिएगा, KE1। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 m एंड m² एंड v²। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम इसको p की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, p²/2m जो है ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि m² v² को हम p² लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या आया है, हमारा KE1 आया है। अब ये कह रहा है कि यदि किसी पिंड का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, तो देखिए KE2 यहाँ पर लिख लेते हैं हम। तो देखिए KE2 क्या हो जाएगा, ये कह रहा है 3 गुना कर दिया जाए, तो 3p²/2m हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9p²/2m। ये आ गया हमारा KE2। अब इसको देखिए, इसको कंपेयर करेंगे, तो KE1/KE2 इज इक्वल टू क्या है हमारा KE1, तो ये हो जाएगा p²/2m अपॉन 9p² यहाँ क्या आ जाएगा 2m। अब देखिए यहाँ पर भी 2m है और यहाँ पर भी 2m है, तो 2m से 2m कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचा है, p²/9p²। p² से p² कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 1/9। ये क्या है, तो देखिए KE1/KE2 इज इक्वल टू 1/9 आया है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9KE1 इज इक्वल टू KE2। तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो गई, तो ये हो गई है 9 गुना। तो याद रखिएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, यदि किसी पिंड का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 9 गुना, 9 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज। किसी पदार्थ का घनत्व इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो घनत्व क्या होता है या फिर डेंसिटी क्या होती है, तो प्रति इकाई आयतन, मास पर यूनिट वॉल्यूम को जो है किसी पदार्थ का घनत्व कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, मास पर यूनिट वॉल्यूम। प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान को किसी भी पदार्थ का घनत्व कहा जा सकता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ए ह्यूमन बीइंग। मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र मौजूद होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ह्यूमन में कितने टोटल क्रोमोसोम होते हैं, तो टोटल क्रोमोसोम होते हैं 46। कितने? 46 जो हैं ये टोटल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं मनुष्य में। अगर पेयर पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा 23 पेयर। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कभी कभी टोटल पूछ लिया जाता है, कभी कभी पेयर पूछ लिया जाता है। इसी वजह से मैं आपको पेयर में भी बता रही हूँ और टोटल क्रोमोसोम भी बता रही हूँ। अभी देखिए, इसमें जैसे पेयर दिया है तो पेयर जो है कितने होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए 46 टोटल होते हैं और 2 कैसे क्रोमोसोम होते हैं, तो 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, और पेयर हो जाएगा 1 पेयर। अब देखिए 46 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचता है 44। तो 44 जो है ये कैसे होते हैं, ये होते हैं ऑटोसोम्स, इनको कहा जाता है ऑटोसोम्स। अब देखिए इसमें भी अगर पेयर पूछा जाए तो इसमें पेयर हो जाएगा 22 पेयर। कितने? 22 पेयर जो हैं ऑटोसोम्स होते हैं। टोटल 44 होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम हमारे 2 होते हैं, पेयर 1 होता है, और टोटल क्रोमोसोम अगर पूछा जाए 46 होते हैं, पेयर 23 पेयर होते हैं। तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें लिंग गुणसूत्र पूछा है तो देखिए ऑप्शंस जो हैं ये पेयर में दिया हुआ है, तो 1 पेयर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1 पेयर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसीज ऑफ। रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है ये क्या होता है, तो ये होता है रेटिनोल। रेटिनोल जो है विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है। अब विटामिन बी की जो है कई सारे होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5। तो ये सब नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विटामिन B1 को कहा जाता है थायमिन, थायमिन। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। B3 को कहा जाता है निएसिन। क्या कहा जाता है? निएसिन कहा जाता है। B5 को कहा जाता है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। एक B12 का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो B12 को कहा जाता है साइनोकोबालामिन, कोबालामिन। तो याद रखिएगा ये सब जो है विटामिन बी के कुछ साइंटिफिक नेम है। विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इधर लिख देती हूँ, एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये किसे कहा जाता है? विटामिन सी को कहा जाता है। विटामिन ई का क्या नाम है? तो टोकोफेरोल, टोकोफेरोल जो है ये विटामिन ई को कहा जाता है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए विटामिन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टार्निशिंग ऑफ ज्वेलरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आभूषणों का धूमिल होना उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, आभूषणों का धूमिल होना क्या होता है? तो देखिए जो आभूषण होते हैं, ज्वेलरी होती है, जब वो अपनी चमक खोने लगते हैं और धीरे धीरे अपना कलर चेंज करने लगते हैं, उसको कहा जाता है आभूषणों का धूमिल होना या फिर टार्निशिंग ऑफ ज्वेलरी। और ये क्यों होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जिस एलिमेंट की जो ज्वेलरी बनी होती है, कोई भी ज्वेलरी हो, जिस भी एलिमेंट की वो बनी होती है, उसके एलिमेंट जब एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट एयर होती है उसके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है? तो वो होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और उसी की वजह से जो है ये जो ज्वेलरी होती है अपना कलर चेंज करने लगती है और अपनी चमक खोने लगती है। तो इसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ए डिटर्जेंट इज एडेड टू प्योर वाटर इट्स सरफेस टेंशन। जब डिटर्जेंट को शुद्ध जल में मिलाया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब डिटर्जेंट को शुद्ध जल में मिलाया जाता है, प्योर वाटर में मिलाया जाता है, तो उसका जो सरफेस टेंशन है, उसका जो पृष्ठ तनाव है, ये क्या हो जाता है? तो उसका पृष्ठ तनाव जो है डिक्रीजेज हो जाता है। कैसे? घट जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो डिटर्जेंट होते हैं ना, ये सर्फेक्टेंट की तरह काम करते हैं। किसकी? सर्फेक्टेंट की तरह काम करते हैं, और ये जो जल होता है उसका जो पृष्ठ तनाव है उसको कम कर देते हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो पृष्ठ तनाव है प्योर वाटर का, ये क्या हो जाता है? घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया था आपको, एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी को कहा जाता है। किसको? विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन बी के अभी कई सारे नाम मैंने बताए हैं क्योंकि इसकी अलग अलग फॉर्म होती है। विटामिन ए रेटिनॉल को कहा जाता है, विटामिन ए जो है टोकोफेरोल को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैलिक एसिड मोस्ट अबेंडेंटली फाउंड इन, मैलिक एसिड सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैलिक एसिड जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है एप्पल में। एप्पल में जो है सबसे ज़्यादा मैलिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा ये अंगूर में भी पाया जाता है, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, इनमें भी पाया जाता है, और जो चेरी होती हैं उनमें भी जो है मैलिक एसिड पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ये एप्पल में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक आर कॉल्ड, एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें पूछा है एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है एफ ब्लॉक के तत्वों को। एल्कलाइन अर्थ मेटल किसे कहा जाता है? तो एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ग्रुप टू के जो एलिमेंट हैं उन्हें कहा जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहा जाता है? तो ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एल्कली मेटल्स क्या होती हैं? तो ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स हैं उनको कहा जाता है एल्कली मेटल। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है एफ ब्लॉक के तत्वों को। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान किसके बराबर होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है? ये परम शून्य तापमान है। क्या है? परम शून्य तापमान है, और ये किसके तापमान के बराबर है? तो 0 केल्विन के बराबर होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 0 केल्विन। नेक्स्ट देख लेते हैं, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किस सेल ऑर्गेनेल में होता है, ये पूछा है। तो ये प्रीवियसली मैंने आपको क्वेश्चन पूछा भी था, तो ये आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये सिर्फ प्लांट्स में होती है, जिसके थ्रू प्लांट्स जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और ये कहाँ पर होती है? किस सेल ऑर्गेनेल में होती है ये प्रोसेस? तो ये होती है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लैक्टिक एसिड इज, लैक्टिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है। तो लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, लैक्टिक एसिड जो है ये किस में पाया जाता है? ये कर्ड में पाया जाता है, यानी कि दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। देखिए, दूध से जो है, दूध से दही बनती है, और किस बैक्टीरिया के थ्रू बनती है? तो देखिए, एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है ये एक बैक्टीरिया है, और ये दूध की जो केसीन प्रोटीन होती है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे दही का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, आरएनए का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है आरएनए की फुल फॉर्म होती है। डीएनए की भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो इसकी होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये डीएनए की फुल फॉर्म होती है, आरएनए की होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो देखिए, इनमें से जो साउंड वेव है, साउंड वेव जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, बाकी लाइट वेव, रेडियो वेव और माइक्रोवेव जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
देखिए इसमें क्या डिफरेंस होता है, जो साउंड वेव होती हैं ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। इसमें ये एक मेजर डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। साउंड वेव जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टूथपेस्ट इज कॉमनली डैश इन नेचर। टूथपेस्ट सामान्यतः प्रकृति में कैसा होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो टूथपेस्ट है ये बेसिकली कैसा होता है, ये होता है बेसिक नेचर का। कैसा? बेसिक नेचर का होता है। देखिए फ्रेंड्स, माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो है वो दांतों में फंसा रह जाता है, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, उसको सड़ा कर, जो खाना होता है उसको सड़ा कर अम्ल प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि जो माउथ होता है उसका नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक नेचर हो जाता है। और जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, जो कि जो माउथ है, माउथ का जो मीडियम है उसको न्यूट्रल करने का काम करता है टूथपेस्ट। याद रखिएगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। टूथपेस्ट कैसा होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है स्किन, त्वचा। त्वचा जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। याद रखिएगा, आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी वस्तु की आगे पीछे गति को क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है कंपन। क्या कहा जाता है? कंपन या वाइब्रेशन जो है इसको कहा जाता है, जब एक पॉइंट के दोनों तरफ जो है आगे पीछे जो है किसी भी वस्तु की गति होती है उसको कहा जाता है कंपन या वाइब्रेशन, या फिर इसको दोलन गति भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मिनरल नेम ऑफ रॉक सॉल्ट। सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, सेंधा नमक का जो खनिज नाम है ये होता है हैलाइट। इसको ब्लैक सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसका खनिज नाम क्या है? हैलाइट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल कंटेन्स आरएनए। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में आरएनए होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो राइबोसोम्स होते हैं, स्पेशली आरएनए जिसको कहा जाता है आरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। तो जो राइबोसोम्स होते हैं उनमें आरएनए होता है, और ये किस में हेल्प करते हैं? तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करते हैं, जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, राइबोसोम्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में है? तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में है? तो देखिए गैलियम। गैलियम जो है ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैलियम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज और वेव्स आर यूज्ड टू नो द ग्रोथ ऑफ द फीटस इन द वुम्ब। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी किरण या फिर तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, वुम्ब में जब फीटस होता है उसके डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ को जानने के लिए कौन सी रेज या फिर वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को। इसमें किसको इस्तेमाल किया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स को इस्तेमाल किया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे को शक्ति प्रदान करता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है? तो ये है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो है ये पौधों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। देखिए, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा ये क्या है? ये सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं। क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू इनको कहा जाता है। अब देखिए, इंटरकैलरी क्या है? तो ये डिवाइडिंग टिश्यू है। क्या है? डिवाइडिंग टिश्यू है, यानी कि इनकी जो सेल्स है वो लगातार डिवाइड करती रहती हैं। तो याद रखिएगा, प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो इनमें से कोयला जो है ये कार्बन का अपर रूप नहीं है। बाकी ग्रेफाइट, फुलरीन और डायमंड ये क्या है? ये कार्बन के एलोट्रॉप हैं। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक
नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इंद्रधनुष के 7 रंग कौन कौन से होते हैं? तो आपने पढ़ा भी होगा, विबग्योर। क्या? विबग्योर। वी फॉर वायलेट, वायलेट। आई फॉर इंडिगो, इंडिगो। बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। ये क्या है? ये इंद्रधनुष के 7 रंग हैं। अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, तो इनमें से ब्लू हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा और वायलेट हो जाएगा, लेकिन वाइट जो है इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वाइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज एक्ट एज फ्यूल इन द ह्यूमन बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, फ्यूल का काम करता है? तो ये है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ये मानव शरीर में ईंधन का काम करता है और ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर भी है। क्या है? इंस्टेंट एनर्जी, यानी कि ये क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है एथलीट्स को या किसी भी ह्यूमन बॉडी को। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज ए सेमीकंडक्टर? इनमें से कौन सा एक अर्धचालक है? तो इसमें से अर्धचालक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है ये एक सेमीकंडक्टर है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज कॉल्ड नोबल गैस? किस गैस को नोबल गैस कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, नोबल गैस क्या होती है? तो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 18 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 18 के एलिमेंट को जो है नोबल गैस कहा जाता है। नोबल गैस, इनर्ट गैस भी इनको कहा जाता है, इनएक्टिव गैस भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इनके जो सेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं और ये बाकी एलिमेंट्स के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं। इसी वजह से इन्हें नोबल गैस कहा जाता है, इनर्ट गैस कहा जाता है, इनएक्टिव गैस कहा जाता है। कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, हीलियम होती है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। ये क्या है? ये कुछ नोबल गैसेस हैं। अब देख लेते हैं, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हीलियम। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज ए डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द? कॉर्निया के पीछे एक काली मांसपेशीय संरचना होती है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज ए डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द? कॉर्निया के पीछे एक काली मांसपेशीय संरचना होती है जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसे कहा जाता है आइरिस। कॉर्निया के पीछे जो काली मांसपेशीय संरचना होती है उसे कहा जाता है आइरिस। अब देखिए फ्रेंड्स, आँख से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि जब कोई व्यक्ति अपनी आँख डोनेट करता है, दान देता है, तो आँख का कौन सा भाग जो है दान में दिया जाता है? तो दान में दिया जाने वाला जो भाग है ये होता है कॉर्निया। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, आइरिस। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैप्सूल्स कवर इज मेड बाय? कैप्सूल का कवर किसके द्वारा बनाया जाता है? तो कैप्सूल का जो कवर है ये बनाया जाता है स्टार्च से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टार्च। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश गैस इज यूज्ड एज ए इल्यूमिनेटिंग गैस? किस गैस का उपयोग प्रकाश देने वाली गैस के रूप में किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रोपेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है प्रकाश देने वाली गैस के रूप में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्रोपेन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ डील्स विद द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित है? तो इनमें से ऐसा कौन सा नियम है जो कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, जूल लॉ, जूल का जो नियम है ये किससे संबंधित है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित है। जूल का नियम क्या कहता है? तो देखिए, जूल का नियम कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा है, ऊष्मा धारा के वर्ग, चालक के प्रतिरोध और समय के समानुपाती होती है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो H इज इक्वल टू I² RT होता है जूल का नियम। H जो है ये क्या है? ये होती है हीट, यानी कि उत्पन्न ऊष्मा को कहा जाता है H। I क्या है? I धारा है। R क्या है? रेजिस्टेंट यानी कि प्रतिरोध है। और T क्या है? टाइम है। याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, जूल्स लॉ। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच टिश्यू ऑफ प्लांट इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट्स। पौधे के किस ऊतक का उपयोग भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पौधे होते हैं इनमें जो फूड का प्रोडक्शन होता है, कहाँ पर होता है? लीव्स में होता है, क्योंकि लीव्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, वहाँ पर फूड का प्रोडक्शन होता है। लेकिन जो प्लांट है, प्लांट के जो अलग अलग पार्ट हैं, जैसे अलग अलग ब्रांचेज हैं, रूट्स हैं, स्टेम है, वहाँ पर भोजन को पहुँचाने का काम कौन सा ऊतक करता है? तो ये करता है फ्लोएम। क्या करता है? फ्लोएम जो है ये भोजन को अलग अलग भागों तक पहुँचाने का काम करता है प्लांट्स में। जाइलम क्या है? जाइलम देखिए, जाइलम जो है, जो प्लांट पार्ट्स होते हैं वहाँ पर अलग अलग प्लांट पार्ट्स में जो वाटर होता है, वाटर को पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है, क्योंकि वाटर जो है ये कहाँ से इनटेक करता है? प्लांट्स जड़ों से जो है वाटर इनटेक करता है, और ये जो वाटर है ये प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का काम जाइलम करता है। पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा मैंने आपको बताया, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है ये क्या है? पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी, फ्लोएम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि नेचुरल फाइबर नहीं है? तो टेरिलीन। टेरिलीन जो है ये कोई भी नेचुरल फाइबर नहीं है। बाकी जूट, वूल और फ्लैक्स ये क्या है? ये नेचुरल फाइबर है। क्या है? नेचुरल फाइबर है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। सो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर हमने अपने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? व्हाट इज प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम क्या है? आइसोटॉप्स हैं, आइसोमर्स हैं, आइसोबार्स हैं या फिर आइसोकोरिक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।